यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है गाइस, वो आप लोगों की डिमांड पे मैंने बनाई है। आप लोग बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे मुझसे, तो बिल्कुल मैंने सोचा कि चलिए हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उसकी मैं एक वीडियो बनाती हूँ अलग से। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज के इस वीडियो में आपका जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी का हो चाहे एसएससी का हो, कोई भी अगर एग्ज़ाम होगा तो इससे क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। बिकॉज बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखे हैं। एंड क्वेश्चंस को बताने के साथ साथ मैं थोड़ा डिस्क्राइब भी कर दूँगी आपको, बिकॉज मैंने अभी हिस्ट्री अच्छे से पढ़ाई नहीं है। इवन अच्छे से क्या, मैंने हिस्ट्री के सिर्फ क्वेश्चंस ही बताए हैं आपको, अभी मैंने चैप्टर स्टार्ट नहीं किए। तो आपको प्रॉब्लम होगी अगर मैं डिस्क्राइब नहीं करूँगी, इसलिए मैं अच्छे से आज इन क्वेश्चंस को आपको डिस्क्राइब भी कर दूँगी। तो चलिए, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप मुझे फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के अपने क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो लिखा है वो है, वह राज्य जिसे प्राचीन काल में कलिंग नाम से जाना जाता था। तो आप जानते हैं कलिंग का युद्ध जो है वो बहुत ही मशहूर रहा है। अशोक ने इसी युद्ध के बाद बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, यानी कि वो हिंदू से फिर बौद्ध बन गया था। तो ये जो कलिंग युद्ध है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि जो राज्य है जो प्राचीन काल में कलिंग नाम से जाना जाता था, अब वो जगह कौन सी है, अब वो कौन सी जगह है। तो मैं बता दूं आपको कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, उत्तरी उड़ीसा हम बोल सकते हैं, और आंध्र प्रदेश के बीच में एक जो जगह पड़ती थी उसके बीच का ही एक भाग बोल सकते हैं, दोनों की सीमाओं से लगता हुआ वो कलिंग था, वो ही कलिंग बोला जाता था। तो जो कलिंग में पहले मगध वंश का भी शासन हुआ है, आपको पता ही होगा। और जो राजा थे महापद नंद, जो मगध वंश के राजा थे, मगध के शासक थे, तो महापद नंद की हम बोल सकते हैं कलिंग में वो शासन करते थे। लेकिन उसके बाद जब अशोक सम्राट बना तो अशोक ने कलिंग के लिए युद्ध किया है। तो ये चीज़ हम अच्छे से जानते हैं कलिंग युद्ध के बारे में। बस यहाँ पे ये पूछा गया था कि जगह कौन सी है जो अब कलिंग की जगह पे है। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, लिखा है, विरत्योत कड़वक किस राजस्व विभाग पंजिका को कहा जाता था। तो जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो, तो जब भी हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आता है चोल साम्राज्य, यानी कि चोला डायनेस्टी। तो जब हम चोला डायनेस्टी पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता होती है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है। अगर आपने चोल राजवंश को नहीं पढ़ा है तो अपने एग्जाम्स पहले ज़रूर पढ़िए, बिकॉज उन्होंने बहुत ही ऐसी जो उस समय की वास्तुकला है या उस समय की जो भी कर प्रणाली वगैरह रही है वो बहुत ही अद्भुत रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी रही है हम बोल सकते हैं। तो यही पूछा जा रहा है कि ये जो राजस्व विभाग, ये किस राजस्व विभाग की पंजिका को कहा जाता था। तो ये ऐसी पंजिका थी जिसमें सारे के सारे करों का विवरण था। जितने भी कर लिए जाते थे इस चोल वंश में, चोल राज्य में, चोल वंश में, उस सारे करों का इसमें पूरा का पूरा विवरण था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि किस राजस्व विभाग की पंजिका को कहा जाता था। ये चोल यहाँ राजस्व लिखा है, राजवंश होगा। हाँ, यहाँ तो राजस्व ही होगा, लेकिन किस राजवंश की राजस्व विभाग पंजिका को कहा जाता था, तो ये होगा चोल राजवंश की, यानी कि चोल साम्राज्य भी बोल सकते हैं हम। तो मैं बता दूं, उस समय नौसेना का गठन भी किया था। चोल राजवंश के समय हुआ था नौसेना का गठन। बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं जो चोल वंश, और ऐसे बहुत सारे वंश हैं, बहुत सारे साम्राज्य, बहुत सारी डायनेस्टी हैं जिनके बारे में जब हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो अच्छे से डीपली पढ़ेंगे। बट यहाँ मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये जो विभाग पंजिका थी ये चोल राजवंश की थी और इसमें जितने भी कर थे उनका विवरण था। चलिए अब आगे देख लेते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है। तो यहाँ यही पूछा गया है कि किस वेद में है, तो इसको हम सिंपल से लिख देते हैं, ये है ऋग्वेद में। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र जो है आपका ओम भूर्भुवः स्वः, वो आपका ऋग्वेद में ही दिया गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शख्स
जिसे कुरान खां के नाम से जाना जाता था, वह शख्स कौन था जिसे कुरान खां के नाम से जाना जाता था? तो मैं बता दूं, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां के नाम से जाना जाता था। क्यों ऐसा कहा जाता था, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो कुरान इतने अच्छी तरीके से पढ़ता था, इतने बोल सकते हैं एक तरीके से जैसे जो भी कुरान की आयतें होती हैं, जो कुछ भी होता है, उनको बहुत ही सुरीले ढंग से पढ़ता था। इस वजह से उसको कुरान खां भी बोला जाता था, कि उसको एक अलग नाम दिया गया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन तुर्किस्तान से ये रिलेटेड था, और गुलाम वंश जो हमारे यहाँ यानी कि मामलूक वंश हुआ है दिल्ली सल्तनत का, उसका ये पहला सुल्तान भी बना था कुतुबुद्दीन ऐबक। और अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम का अर्थ क्या होता है, तो नाम का अर्थ होता है चांद का देवता। ठीक है, तो हमें इससे ज़्यादा मतलब नहीं है, बट मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया है। तो देखिए पूछा गया है वह शख्स जिसे कुरान खां के नाम से जाना जाता था, तो बस सिंपली आपका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि वो कुरान को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ता था, इस वजह से उसे कुरान खां के नाम से जाना जाता था। बहुत ही सुरीले ढंग से पढ़ता था। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अजमेर की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा की गई? देखिए अजमेर नाम जो है वो बाद में हुआ है, इससे पहले जो नाम था अजमेर का वो था अजय मेरू, और वहाँ पे अजय मेरू दुर्ग की स्थापना भी हुई थी। चौहान वंश द्वारा, चौहान राजा एक जो थे, मैं यहाँ लिख दूँ, चौहान वंश द्वारा अजमेर की स्थापना हुई थी। अजमेर आप जानते हैं राजस्थान में, तो पहले इसका नाम अजय मेरू था और उसके बाद अजमेर पड़ा, और जो चौहान वंश के राजा थे अजयराज, उन्होंने ही अजमेर की स्थापना की थी। तो चलिए ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो शिलालेखों के अध्ययन को बोला जाता है एपिग्राफी। एपिग्राफी, ओके। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, जो शिलालेखों के अध्ययन को क्या बोला जाता है। सबसे ज़्यादा शिलालेख, और बोल सकते हैं कि सबसे प्रथम भी अगर हम बोलें कि फर्स्ट किसने सबसे ज़्यादा शिलालेखों का निर्माण कराया पहले, सबसे पहले, तो सबसे पहले की बात की जाए तो अशोक के समय के ही शिलालेख सबसे पहले के मिलते हैं। उसके बाद फिर और भी लोगों के मिले हैं। उसके बाद जैसे नहीं हो जाता है कि एक कल्चर चल जाता है, तो वैसे ही बहुत सारे लोगों ने फिर शिलालेख का निर्माण किया है। तो ये जो है सब इसे बोला जाता है एपिग्राफी, और सबसे पहले जो शिलालेख मिले थे वो अशोक के मिले थे। ठीक है, चलिए अब और देख लेते हैं। आत्मीय सभा के संस्थापक थे। आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। इनके बारे में तो आप लोग बहुत कुछ ही जानते होंगे। सती प्रथा का अंत, बाल विवाह के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी है। बंगाल से संबंधित थे, तो वेस्ट बंगाल से। तो ये हमारा इसका आंसर है। आत्मीय सभा का आयोजन किया करते थे, तो इनकी जो सभा था उन्होंने उनका नाम रखा था आत्मीय सभा। तो जो संस्थापक थे वो कौन थे? राजा राम मोहन राय। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। महाकाव्य पद्मावत के लेखक हैं। पद्मावत आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी। इससे पहले भी मैं ये क्वेश्चन बता चुकी हूँ अपनी एक वीडियो में, जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे आप लोगों को। ये है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। तो पूरी पद्मावत एक कविता के रूप में लिखी गई, एक बोला जाता है महाकाव्य बोला जाता है। बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में उन्होंने लिखा है इसको। और इसके साथ ही आप जानते हैं पूरा का पूरा, आप लोगों ने मूवी वगैरह भी देखे होंगे गाइस, मुझे बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती का जो दिखाया गया है, जौहर वगैरह, वो सारी चीज़ें, और दुर्ग की घेराबंदी, वो सारी चीज़ों को एक उन्होंने पूरी कविता के रूप में उकेरा है पद्मावत में। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 1757 में प्लासी के युद्ध में बंगाल नवाब के सहयोगी दल थे। तो देखिए जो सन 1757 में ये जो प्लासी जगह है ये पड़ती है कोलकाता के पास, और पूछा गया है बंगाल नवाब के सहयोगी दल। तो देखिए जो बंगाल नवाब थे उस समय के 1757 के समय, उनका नाम था मीर जाफ़र, और मीर जाफ़र के सहयोगी थे फ्रांसीसी। आप जानते हैं कि भारत में कई लोग आए, जैसे कि आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी आई, यानी कि ब्रिटिश आए, पुर्तगाली आए, डच आए, तो इस तरीके से फ्रांसीसी भी आए थे। ठीक है,
तो जो बंगाल के नवाब थे मीर जाफ़र, इनके सहयोगी थे फ्रांसीसी, और इन फ्रांसीसी और मीर जाफ़र ने मिल के लड़ाई लड़ी थी ईस्ट इंडिया कंपनी से, बट ईस्ट इंडिया कंपनी की इसमें विजय हुई थी। तो बस यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सिर्फ इतना पूछा गया है कि सहयोगी दल कौन थे बंगाल के नवाब के, यानी कि मीर जाफ़र के। तो सहयोगी दल थे फ्रांसीसी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी। यहाँ आपसे पूछा गया है कौन सी सदी में स्थापना की थी, तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी 13वीं शताब्दी में, ठीक है, 13वीं शताब्दी में की गई थी। और अगर बात करें कि किसने की थी दिल्ली सल्तनत की स्थापना, तो मामलूक वंश द्वारा की गई थी। और उसके बाद में दिल्ली सल्तनत में 5 वंश चले हैं, बहुत सारे, जैसे आपने पढ़े होंगे आपका ये मामलूक यानी कि गुलाम वंश भी इसी को बोलते हैं, मामलूक यानी कि गुलाम होता है, गुलाम वंश, फिर सैयद वंश, मतलब मैं लाइन से नहीं बता रही हूँ, इस तरीके के आपके ये वंश चले हैं, 5 राजवंश चले हैं जो दिल्ली सल्तनत। उसके बाद फिर आपका जो मुग़ल काल हम लोग पढ़ते हैं, उससे पहले हम लोग यहाँ पे दिल्ली डायनेस्टी पढ़ते हैं, यानी कि दिल्ली सल्तनत काल जिसको बोला जाता है। तो ये जो था 13वीं शताब्दी में स्थापना हुई थी, और किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन को ख़रीदा था एज अ गुलाम, इसलिए ये जो पूरा वंश है ये गुलाम वंश बोला जाता है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ने भी ख़रीदा था इल्तुतमिश को, फिर इल्तुतमिश राजा बना, यानी कि सुल्तान बना। तो इस वजह से जो ये जो डायनेस्टी चली है पूरा एक तरीके से हम बोल सकते हैं गुलामों की ही चली है, इस वजह से इसे मामलूक वंश या फिर गुलाम वंश बोला जाता है। डीपली मैं बताऊंगी जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगी, इसलिए आप फिलहाल इतना समझ लीजिए कि 13वीं शताब्दी में स्थापना की गई थी, और किसके द्वारा कराई गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। यानी कि अगर हम वंश की बात करें तो गुलाम वंश ने स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन तैयार किया गया था। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये था, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था। मैंने लिख दिया है, सॉरी, तैयार किया गया था। और वैसे अगर यही क्वेश्चन है तो मैं आपको डेट बता देती हूँ। 22 जुलाई 1947 जो है, 22 जुलाई 1947 को वैसे एक तरीके से आधिकारिक तो नहीं, लेकिन फिर भी संसद में जो तिरंगे का डिज़ाइन है उसको लाया गया था। उसके बाद आधिकारिक तौर पे तो ये बाद में लॉन्च हुआ है, लेकिन जो सबसे पहले अगर हम बोल सकते हैं लाया गया था, तो ये लाया गया था 22 जुलाई 1947 को। और किसके द्वारा लाया गया था, पिंगली वेंकैया के द्वारा लाया गया। तो क्वेश्चन अगर ये है, देखिए मैं थोड़ा सा क्लियर नहीं हूँ कि क्वेश्चन यहाँ पे क्या था, डिज़ाइन तैयार किया गया था, डेट थी, या फिर पूछा गया है किसके द्वारा, तो पिंगली वेंकैया के द्वारा। और अगर ये है तो आपका ये डेट है, ठीक है, 22 जुलाई 1947 को। तो गाइज़ ये जो आज की हमारी वीडियो थी, आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। मैंने ऐसे क्वेश्चन रखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और शायद आपके सामने से कुछ क्वेश्चन नहीं गुजरे हैं आंखों के सामने से, कुछ तो हैं जो आपने देखे होंगे पहले, लेकिन कुछ आपको नया ज़रूर मिला होगा। इस चीज़ की मैं गारंटी ले सकती हूँ, कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आपको यूनिक मिला होगा, और ऐसे ही अच्छे यूनिक क्वेश्चंस को हम आगे भी लाते रहेंगे। कैसी लगी मेरी आज की वीडियो मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।